हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निक स्टडी पॉइंट। सो व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आप सबकी स्टडीज़ भी अच्छी चली होगी। सो आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 की इकाई 7 का चैप्टर नंबर 4 जो है कि जिसमें हम वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत की एनसीईआरटी ऑडियो बुक एक ही सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, पर फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे इसको एक ही सेशन में कंप्लीट करने की। सो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसकी ऑडियो बुक की ये जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो प्लीज़ ज़रूर जाकर चेकआउट करें एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, और जो भी आपको परेशानी होती है वो कमेंट में ज़रूर लिखें, या फिर आपको अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी डाउट की फ़ोटो खींचकर डाल सकते हैं, जिसका सॉल्यूशन मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूंगी। सो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उद्देश्य पढ़ लेते हैं ब्रीफली ऊपर से कि इस इकाई में हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। मेंडल तथा उनके अनुयायी जिन्होंने इन कार्यों को सराहा और उनका अनुसरण किया, वंशागति प्रतिरूप के विषय में हमारे सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत किए। यद्यपि उन कारकों जो लक्षण प्ररूप का निर्धारण करते हैं कि प्रकृति कुछ स्पष्ट नहीं थी, यह कारक वंशागति के आनुवंशिक आधार का प्रतिनिधित्व करते हैं और आनुवंशिक पदार्थ की संरचनाओं के बारे में बताते हैं। हम समझनीय और समलक्षणीयों के संरचनात्मक आधार का रूपांतरण करते हैं। ये सभी आगामी शताब्दी के लिए जीव विज्ञान का एक आकर्षण बिंदु बन चुके हैं। जीव विज्ञान के संपूर्ण ढांचे का विकास वाटसन, क्रिक, निरेनबर्ग, खुराना, कॉनरबर्ग पिता एवं पुत्र, बेंजर, मोनट, ब्रिनट आदि के विशेष सहयोग का मिलाजुला परिणाम है। इसी समस्या के समांतर एक अन्य समस्या पर भी कार्य हुआ, वहाँ विकास की क्रियाविधि थी। आणविक, आनुवंशिकी, संरचनात्मक, जीव विज्ञान तथा बायो इन्फॉर्मेटिक्स आदि क्षेत्रों में जागरूकता ने विकास के आणविक आधार के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाया है। इस इकाई में डीएनए की संरचना तथा कार्य तथा विकास की कहानी तथा वाद को विस्तार से समझाया तथा उसकी व्याख्या की गई है। साइंटिस्ट के बारे में हम अलग से ही पढ़ेंगे, मैं आपको बार बार हर वीडियो में यही बताती हूँ। कि आपने कभी ये सोचा कि हाथी हमेशा शिशु हाथी को ही जन्म देता है, किसी अन्य जानवर को नहीं? क्यों? ये आम के बीज से आम का पौधा ही उगता है, कोई अन्य पौधा नहीं, क्यों? माना कि संतति अपने जनकों से मिलती जुलती है, पर क्या वह उससे बिल्कुल भी अभिन्न होती है या उनके लक्षणों में कुछ भिन्नता दिखती है? क्या तुमने कभी आश्चर्य किया कि सहोदर कभी एक जैसे दिखते हैं या फिर कभी अलग अलग क्यों दिखते हैं? जीव विज्ञान की शाखा आनुवंशिकी ऐसे तथा इनसे संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचार करती है। इस शाखा में वंशागति और विविधता दोनों का अध्ययन किया गया है, अर्थात ये विचार किया जाता है कि जनक और संतति के लक्षणों में समानता या असमानता क्यों होती है। वंशागति आनुवंशिकी का आधार है। वंशागति वह प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से संतति में जाते हैं, तथा विविधता जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। मानव को 8000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व ज्ञान हो चुका था कि विविधता का कारण लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में छिपा हुआ है। उसने पादपों और जंतुओं की प्रकृति में उपस्थित जीव विविधता का लाभ उठाया और लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को चुनकर उनका प्रजनन करवाया तथा उनसे इच्छित लक्षणों के जीव प्राप्त किए। उदाहरण पुरानी जंगली गायों के कृत्रिम चयन और उनको पालतू बनाकर हमने आज उच्च भारतीय किस्में प्राप्त कर ली हैं, जैसे पंजाब की शाहीवाल गायें। हमें मानना पड़ता है कि भले ही हमारे पूर्वज को लक्षणों की वंशागति और विविधता का ज्ञान था, किंतु उनको इन घटनाओं के वैज्ञानिक आधार के विषय में बहुत कम जानकारी थी। डायग्राम आपको फिर से बता देती हूँ, इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर नीट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मतलब 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसकी एनसीईआरटी भी ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, और इसके डायग्राम को तो बिल्कुल ही ना छोड़ें। मेंडल के वंशागति के नियम। 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में ही आनुवंशिकता को समझने के संबंध में प्रगति हो सकी। ग्रेगर मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे में 7 वर्षों 1856 से 1863 तक संकरण के प्रयोग किए थे तथा उनके आधार पर जीवों की वंशागति नियम को प्रस्तावित किया। सांख्यिकी विश्लेषणों और गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु प्रथम उपयोग भी मेंडल द्वारा वंशागत अन्वेषणों के दौरान ही किया गया। उनके प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या ने उनके आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की, साथ ही उनके परीक्षाधीन पौधों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग तथा उनके सफल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशागत नियमों में व्यापकता थी और वे केवल अपुष्ट विचार नहीं थे। मेंडल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ थे, जैसे लंबे या बौने पौधे, पीले या हरे बीज। इसके कारण उसे वंशागति नियमों का आधारभूत ढांचा तैयार करने में सहायता मिली। बाद के वैज्ञानिकों ने इसे विस्तार दिया, जिससे विविध नैसर्गिक घटनाओं और उनमें निहित जटिलता का स्पष्टीकरण किया जा सका। मेंडल ने अनेक तद्रुप प्रजनन सम मटर के शुद्ध वंशक्रमों को लेकर कृत्रिम परपरागण के प्रयोग किए। तद्रुप प्रजनन सम ट्रू ब्रीडिंग वंशक्रम वो होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप स्थायी विशेषक प्रदर्शित करता है। मेंडल ने मटर की 14 तद्रुप प्रजननी मटर की किस्मों को छाटा, अर्थात 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया। अन्य लक्षण समान थे। इनमें से कुछ उदाहरण हैं: चिकने या झुर्रीदार बीज, पीले या हरे बीज, फूली या सिकुड़ी फलियां, हरी या पीली फलियां, लंबे या बौने पौधे।
जो टेबल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जीन की वंशागति। मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए एक प्रयोग में मटर के लंबे तथा बौने पौधे का संकरण किया। इस प्रयोग द्वारा जीन का आनुवंशिक अध्ययन किया। इस संकरण में उत्पन्न बीजों को उगाड़कर उन्होंने प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। इस पीढ़ी को प्रथम संतति पीढ़ी F1 भी कहा जाता है। मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, अर्थात अपने लंबे जनक के समान थे। कोई पौधा बौना नहीं था। इसी प्रकार के परिणाम अन्य विशेषकों वाले संकरण प्रयोगों में भी पाए गए। उन्होंने देखा कि F1 में दो में से एक जनक के लक्षणों की ही अभिव्यक्ति होती है, दूसरे जनक के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। मेंडल ने फिर F1 के सभी लंबे पौधों को स्वयं परीक्षित किया। उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि F2 पीढ़ी में प्रव्युत्पन्न कुछ बौने पौधे थे जो लक्षण F1 पीढ़ी में नहीं देखा गया। अब वह प्रदर्शित हो गया। बौने पौधे का अनुपात कुल F2 पौधे का 25% था, जबकि 75% पौधे लंबे थे। लंबे और बौनेपन के लक्षण जनकों के समान ही थे और इनमें किसी प्रकार का सम्मिश्रण नहीं था, अर्थात सभी या तो लंबे थे या फिर बौने थे या मझोले कद के कोई भी नहीं थे। जिन अन्य विशेषकों का अध्ययन किया उनसे भी इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए, अर्थात F1 पीढ़ी में केवल एक ही जनकीय लक्षण प्रकट हुआ, जबकि F2 पीढ़ी में दोनों विशेषक 3:1 के अनुपात में अभिव्यक्त हुए। विपरीत विशेषकों में दोनों F1 या F2 स्तर पर किसी प्रकार का सम्मिश्रण नजर नहीं आया। इन प्रेक्षणों के आधार पर मेंडल ने प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से उत्तरोत्तर पीढ़ियों में अग्रसित होती है। उसने इस वस्तु को कारक कहा, जब हम इसे जीन कहते हैं। दूसरे शब्दों में जीन आनुवंशिकता की इकाइयां हैं। किस जीन में कौन सा विशेष लक्षण अभिव्यक्त होगा, इसकी सूचना हमें इसमें निहित होती है। विकल्पी विपरीत लक्षणों के संकेतक जोड़े को युग्म विकल्पी एलील कहा जाता है। एक ही जीन के थोड़ा सा भिन्न रूप होते हैं। यदि हम प्रत्येक जीन के अक्षरों को प्रतीक दें तो हम लक्षण F1 पीढ़ी में व्यक्त होते हैं उसे कैपिटल अक्षर से, तथा विपरीत लक्षण को जीन को छोटे अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए ऊंचाई के लक्षण में लंबे के लिए कैपिटल टी और बौने के लिए स्मॉल टी का प्रयोग करते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं। दूसरे शब्दों में पौधों में ऊंचाई के एलील जोड़े इस प्रकार होंगे: टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी। मेंडल ने यह भी प्रस्तावित किया कि तद्रूप प्रजनन सम मटर की लंबी या बौनी प्रजातियों में एलील जोड़ा समयुग्मजी क्रमशः कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी होगा। कैपिटल टी या स्मॉल टी पौधों को जीनोटाइप और लंबे पौधों को फिनोटाइप लंबे और बौने पौधे को फिनोटाइप कहा गया। अगर किसी पौधे का जीनोटाइप जो है कैपिटल टी स्मॉल टी है तो उसका फिनोटाइप क्या होगा? मेंडल ने पाया कि F1 विषम युग्मनजी कैपिटल टी स्मॉल टी का फिनोटाइप दिखने में बिल्कुल कैपिटल टी जनक के समान है। इसलिए उसने प्रस्ताव किया कि असमान कारकों के जोड़ों में से कोई एक दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाता है। इसे अप्रभावी और दूसरे को अप्रभावी नाम दे दिया जाता है। इस प्रयोग में कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी हो जाता है। जिस अन्य लक्षण युग्मकों का उन्होंने अध्ययन किया वहाँ भी यही पाया। प्रभाविता और अप्रभाविता की संकल्पना को याद रखने के लिए यही सुविधाजनक होगा कि बड़े कैपिटल और छोटे अक्षरों का प्रयोग किया जाए। लंबे के लिए कैपिटल टी और बौने के लिए डी का प्रयोग न करें, क्योंकि यह याद रखना कठिन होगा कि कैपिटल टी और डी एक ही जीन के लक्षण के एलील हैं या नहीं। समयुग्मजी मामलों में एलील समान हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, और विषम युग्मनजी मामलों में असमान हो सकते हैं, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। पौधा एक लक्षण को नियंत्रित जीन के लिहाज से विषम युग्मनजी, अतः इसे एकल संकरण मोनोहाइब्रिड कहा जाता है। कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच क्रॉस संकरण को एकल संकर क्रॉस कहा जाता है। इस प्रेक्षण से कि अप्रभावी जनकीय विशेषक की अभिव्यक्ति बिना किसी प्रकार के सम्मिश्रण से ही F2 पीढ़ी में हो जाती है, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन के समय लंबे और बौने पौधे युग्मकों का उत्पादन करते हैं तो जनकीय जोड़े के एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और केवल एक ही एलील युग्मक में प्रेषित होगा। एलीलों का यह संयोजन यादृच्छिक होता है और युग्मक में कोई एक एलील होने की संभावना 50% होती है। ऐसा संकर प्रयोगों द्वारा सत्यापित हो चुका है। इस प्रकार लंबे पौधे कैपिटल टी पौधे के युग्मकों में कैपिटल टी एलील और बौने पौधे स्मॉल टी पौधे के युग्मकों में स्मॉल टी एलील होता है। निषेचन के समय ये दो एलील कैपिटल टी और जनक से पराग के माध्यम से और स्मॉल टी दूसरे जनक से अंड के माध्यम से आकर युग्मन करके ऐसे युग्मनजों का निर्माण करता है जिसमें एक कैपिटल टी एलील और दूसरा स्मॉल टी एलील होता है। दूसरे शब्दों में संकर जो कैपिटल टी और टी होते हैं, क्योंकि इन संकरों में विपरीत विशेषकों के एलील होते हैं, इन पौधों को विषम युग्मनजी हेटेरोजाइगस कहा जाता है। पुनेट वर्ग नामक कार्य के अध्ययन की सहायता से जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मनजों का निर्माण, F1 और F2 संतति पादपों को समझाया जा सकता है। इसे ब्रिटेन के आनुवांशिकविद रेजिनॉल्ड सी पुनेट ने विकसित किया। यह आरेख आनुवांशिक संकरण प्रयोगों में संतति के सभी संभावित जीनोटाइप की गणना करने के लिए बनाया गया है।
सभी संभाव्य युग्मकों को सबसे ऊपर कतार की तरफ बाई तरफ के स्तंभों में दोनों तरफ लिखा जाता है। सारे संभाव्य संयोजनों का प्रतिरूपण नीचे के वर्गों के बक्सों में किया गया है। सारे का सारा आरेख एक वर्ग की शक्ल में है। पुनेट वर्ग में जनकीय लंबे बौने और इसके व्युत्पन्न युग्मक जो होते हैं जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी संतति पीढ़ी दर्शाए गए हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप के F1 पौधे स्वपरागित होते हैं। F1 पीढ़ी के नर और मादा के द्योतन के लिए क्रमशः इन चिन्हों का प्रयोग के प्रतीकों को काम में लिया जाता है। जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी के F1 पौधे स्वपरागित किए जाने पर बराबर संख्या में जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी के युग्मक उत्पन्न करते हैं। जब निषेचन होता है तो जीनोटाइप कैपिटल टी के परागकणों द्वारा जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी के अंडों को परागित करने की 50% संभावना रहती है। साथ ही जीनोटाइप स्मॉल टी के परागकणों के जीनोटाइप कैपिटल टी और जीनोटाइप स्मॉल टी के अंडों को परागित करने की 50% संभावना रहती है। संयोग आधारित निषेचन का परिणाम यह होता है कि प्रयुत्पन्न जाइगोट कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी जीनोटाइप हो सकते हैं। पुनेट वर्ग से आसानी से देखा जा सकता है कि यादृच्छिक निषेचन के परिणाम स्वरूप 1/4 कैपिटल टी 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 स्मॉल टी जीनोटाइप पैदा करते हैं। साथ ही केवल लंबा फिनोटाइप दृष्टिगोचर होता है। F2 अवस्था में 3/4 पौधे लंबे होते हैं जिसमें से कुछ कैपिटल टी और कुछ स्मॉल टी और कैपिटल टी होते हैं। बाहर से देखने पर कैपिटल टी और स्मॉल टी कैपिटल टी पौधों में भेद नहीं किया जा सकता। अतः जीनोटाइप जोड़े कैपिटल टी स्मॉल टी से केवल एक ही लक्षण कैपिटल टी लंबे को अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि लक्षण लंबा बौने लक्षण अर्थात अलील स्मॉल टी के ऊपर प्रभावी हो जाता है। इसी लक्षण प्रभाविता का यह असर है कि F1 के सारे पौधे लंबे होते हैं भले ही जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो, और F2 पीढ़ी में 3/4 लंबे पौधे होते हैं भले ही जीनोटाइप के लिहाज से 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 कैपिटल टी हो। अतः हमें जीनोटाइप अनुपात 3/4 लंबे और 1/4 ठिंगने, दूसरे शब्दों में 3:1 का अनुपात जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी का जो अनुपात होता है वो 1/4 1/2 और 1/4 के अनुपात को गणित के द्विनाम पद ax + by का होल स्क्वायर से व्यक्त किया जा सकता है जिसमें t और t जीनधारी युग्मक समान आवृत्ति 1/2 में रहते हैं। इस पद का इस समीकरण से विस्तार किया जाता है। यह समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं समीकरण को। मेंडल ने F2 पौधों को स्वयं परागित किया और पाया कि F1 F3 और F4 पीढ़ियों में F2 के बौने पौधे ने केवल बौने ही पैदा किए। उसने निष्कर्ष निकाला कि बौनों का जीनोटाइप समयुग्मनजी था। क्या आप सोचते हैं कि उसने सभी F2 के लंबे पौधों को स्वयं परागित किया तो उसे क्या देखने को मिला? पिछले अनुच्छेदों से स्पष्ट होता है कि गणितीय प्रायिकता के प्रयोग से जीनोटाइप अनुपातों की गणना की जा सकती है, किंतु केवल प्रभावी विशेषक के फिनोटाइप को देखने भर से जीनोटाइप संरचना का ज्ञान संभव नहीं है। जैसे कि F1 या F2 के लंबे पौधों का जीनोटाइप कैपिटल टी है या स्मॉल टी कैपिटल टी है, इसका भविष्य ज्ञात नहीं हो सकता। इसलिए F2 के लंबे पौधों के जीनोटाइप निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधे का बौने पौधे से संकरण कराया, इससे उन्हें परिशाक्त संकरण नाम दिया। इस प्रयोग में प्रभावी फिनोटाइप वाले जीव, यहाँ पर मटर का पौधा जिसका जीनोटाइप मालूम करना है परीक्षार्थ जीव है, का अप्रभावी पौधे से संकरण करवाया, न कि स्वपरागण जैसा पिछले प्रयोगों में किया था। परीक्षार्थ जीव के जीनोटाइप निर्धारण के हेतु ऐसे संकरण की संततियों का विश्लेषण किया जा सकता है। चित्र 4.5 में ऐसे संकरण के परिणाम दर्शाए गए। यहाँ पर बैंगनी W और रंग श्वेत को स्मॉल w के ऊपर प्रभावी है। पुनेट वर्ग का प्रयोग करके परीक्षार्थ संकरण में संतति के स्वरूप को ज्ञात करने का प्रयास करो। आपको क्या अनुपात मिला? इस संकरण प्रयोग की जीनोटाइप का उपयोग करके क्या आप परीक्षार्थ संकर की एक सामान्य परिभाषा दे सकते हैं? एक संकरण प्रयोगों ने अपने प्रेक्षणों को आधार बनाकर मेंडल ने इनकी वंशागति संबंधी अपनी समझ के सार रूप के 2 सामान्य नियम प्रस्तावित किए। आज इन नियमों को वंशागति के नियमों या सिद्धांतों की संज्ञा दी जाती है। प्रथम नियम है प्रभाविता का नियम और दूसरा नियम है विसंयोजन का नियम। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लक्षणों का निर्धारण कारक अथवा विविक्त डिस्क्रीट इकाइयों द्वारा होता है। कारक जोड़ों में होते हैं। यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। F1 में केवल एक जनक लक्षण का प्रकट होना तथा F2 में दोनों जनक लक्षणों का प्रकट होना प्रभाविता के नियम द्वारा समझा जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि F2 में 3:1 का अनुपात मिलता है। विसंयोजन नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस नियम का आधार है कि अलील आपस में सम्मिश्रण नहीं पाते और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति होती है, भले ही F1 पीढ़ी में एक प्रकट नहीं होता। यद्यपि जनकों में दोनों अलील विद्यमान होते हैं, युग्मक बनने के समय कारकों के एक जोड़े अलील के सदस्य विसंयोजित हो जाते हैं और युग्मकों को 2 में से एक ही कारक प्राप्त होते हैं। समयुग्मनजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं, जबकि विषम युग्मनजी जनक 2 प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है जिनसे समान अनुपात में एक अलील होता है।
अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब मटर वाले पौधे को अन्य विशेषकों के संदर्भ में दोहराया गया तो पता चला कि कभी कभार F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है कि किसी भी जनक से नहीं मिलता जुलता, इनके बीच सा लगता है। श्वान पुष्प, स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम में पुष्प रंग की वंशागति अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए अच्छा उदाहरण। तद्रुप प्रजनन लाल फूल वाली यानी कि कैपिटल आर और तद्रुप प्रजनन सफेद फूल वाली स्मॉल आर प्रजाति के संकरण के परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी गुलाब कैपिटल आर स्मॉल आर वाली प्राप्त हुई। जब इस F1 संतति को स्वयं परागित किया गया तो परिणामों का अनुपात जो आया वो 1:2:1 आया, जहाँ पर 2 जो थे वो गुलाबी थे। यहाँ पर जीनोटाइप अनुपात वही था जो किसी भी मेंडल या एक संकरण में संभावित होता, किंतु फिनोटाइप अनुपात 3:1 प्रभावी अप्रभावी बदल गया। इस उदाहरण में आर कारक जो कैपिटल आर कारक है वो स्मॉल आर कारक पर पूर्णतः प्रभावी नहीं हो रहा, अतः जो लाल है यानी कि कैपिटल आर और सफ़ेद है स्मॉल आर से गुलाबी रंग जो कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त हो गया। प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण। प्रभाविता वास्तव में क्या है, कुछ अलील प्रभावी और कुछ अप्रभावी क्यों होते हैं, इन बातों को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जीन का कार्य समझा जाए। आप जानते ही हैं कि जीन में विशेष विशेषक को अभिव्यक्त करने की सूचना निहित रहती है। द्विगुणित जीवों में अलील के जोड़े के रूप में प्रत्येक जीन के 2 प्रारूप विद्यमान रहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अलील के जोड़े हमेशा एक जैसे हों, जैसा कि विषम युग्मनज में होता है। उनमें से एक अलील की भिन्नता का कारण उसमें आया कोई परिवर्तन हो सकता है। विषय में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे, जो अलील में निहित विशेष सूचना को रूपांतरित कर देता है। उदाहरणार्थ एक ऐसे जीन को लिया जाए जिसमें एक विशेष एंजाइम उत्पन्न करने की सूचना होती है। इस जीन के दोनों प्रतिरूप इसके 2 अलील रूप हैं। मान लेते हैं कि वह सामान्य एलील ऐसा सामान्य एंजाइम उत्पन्न करता है जो एक सबस्ट्रेट एस के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। रूपांतरित अलील सिद्धांत निम्न में एक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सकता है: सामान्य एंजाइम, कार्यक्षम एंजाइम की अनुपस्थिति। पहले परिवर्तन से रूपांतरित अलील अरूपांतरित अलील के तुल्य होता है। परिणाम स्वरूप यह भी सबस्ट्रेट एस को बदलकर उसी पुराने फिनोटाइप का उत्पादन करेगा। इस प्रकार के अलील युग्मों को कहने का उदाहरण है, किंतु जब अलील कोई भी एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है या कार्यक्षम एंजाइम का उत्पादन करता है तो फिनोटाइप प्रभावित हो सकता है। फिनोटाइप अरूपांतरित अलील के कार्य के ऊपर ही निर्भर करता है। सामान्यतः अरूपांतरित अलील जो मौलिक रूप का प्रतिनिधित्व करता है प्रभावी होता है तथा रूपांतरित अलील अप्रभावी। इसलिए इस उदाहरण में अप्रभावी अलील के दर्शित होने पर या तो एंजाइम बनता ही नहीं है या बनने तो कार्य सक्षम नहीं होता है। सहप्रभाविता। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि उन संकरणों की जहां F1 2 जनकों में से किसी एक से मिलता है या एक से मिलता था। प्रभावी या मध्य लक्षणों वाला सहप्रभाविता एक ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है। इसका एक अच्छा उदाहरण मानवों में AB और रुधिर वर्गों का निर्धारण करने वाली विभिन्न प्रकार की RBCs हैं। AB और रुधिर वर्गों का नियंत्रण आई जीन करता है। लाल रुधिर कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली में सतह से बाहर निकलते हुए शर्करा बहुलक होते हैं। इस बहुलक का प्रकार क्या होगा, इस बात का नियंत्रण आई जीन से होता है। इस आई जीन के 3 अलील होते हैं, IA, IB और स्मॉल आई। अलील IA और IB कुछ भिन्न प्रकार की शर्करा का उत्पादन करते हैं और अलील स्मॉल आई किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करता। मानव जीन द्विगुणित होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में 3 में से 2 प्रकार के जीन अलील होते हैं। IA और IB स्मॉल आई के ऊपर पूर्ण रूप से प्रभावी होते हैं, अर्थात जब IA और I विद्यमान हो तो केवल IA अभिव्यक्त होगा और जब IB और स्मॉल आई विद्यमान हो तो केवल IB अभिव्यक्त होगा। स्मॉल आई जो है वो शर्करा बनाता ही नहीं है। जब I और IB दोनों उपस्थित हो तो ये दोनों अपने अपने प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त कर देते हैं। घटना ही सहप्रभाविता कहलाती है। इसी कारण लाल रुधिर कोशिकाओं में A और B दोनों प्रकार की शर्करा होती है। 3 भिन्न प्रकार के अलील होने के कारण इनमें 6 संयोजन संभव है। इस प्रकार AB और रुधिर वर्गों के 6 विभिन्न जीनोटाइप प्राप्त होंगे, जो कि प्रश्न है कि फिनोटाइप कितने होंगे। और ये जो तालिका है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से समझ लें। नीट में से क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं और बहुत बार आएंगे भी। भर के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। आप ये भी समझ गए होंगे कि AB और रुधिर समूहन बहु अलील का अच्छा भी उदाहरण प्रस्तुत करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से अधिक अर्थात 3 अलील एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति में 2 ही अलील विद्यमान रह सकते हैं। अतः बहु अलील की क्रियाशीलता समष्टि के अध्ययन में ही दिख सकती है। कभी कभी एकल जीन उत्पाद एक से अधिक प्रभाव छोड़ सकता है। उदाहरण के लिए मटर के बीजों में मंड संश्लेषण का नियंत्रण एक जीन करता है, इसके 2 अलील होते हैं। कुशल रूप से मंड संश्लेषण कैपिटल T संयुग्मनजों से होता है और इस प्रकार विशाल मंड कण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके विपरीत स्मॉल बी संयुग्मनज मंड विश्लेषण में कम कुशल होते हैं और छोटे मंड कणों का उत्पादन करते हैं। पकने पर कैपिटल T बीज गोल होते हैं और जो स्मॉल बी झुर्रीदार विषम युग्मनज गोल बीज पैदा करते हैं। इसलिए लगता है कि बी प्रभावी अलील है और कैपिटल T स्मॉल बी में बीजों में उत्पन्न मंड कण मझोले आकार के होते हैं। अतः यदि मंड का आकार एक फिनोटाइप मान लिया जाए तो इस दृष्टिकोण में यह अलील अपूर्ण प्रभाविता ही दर्शाता है।
अतएव प्रभाविता न तो किसी जीन का या उसके उत्पाद का स्वायत्त लक्षण है जिसकी सूचना जीन में निहित है, यह उतनी ही निर्भर जीन उत्पाद पर और उत्पाद द्वारा जन्य जीनोटाइप पर होती है जितनी कि हमारे द्वारा परीक्षार्थ चुने गए विशेष जीनोटाइप पर। उस मामले में एक जीन से एकाधिक जीनोटाइप प्रभावित होते हैं। दो जीनों की वंशागति। मेंडल ने दो लक्षणों में भिन्न मटर के पौधे पर भी संकरण प्रयोग किए, जैसे पीले और गोल बीज वाले पौधों में क्रॉस हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधों से किया। मेंडल ने पाया कि इस प्रकार के जनकों के संकरण को केवल पीले रंग वाले गोल बीज के पौधे ही प्राप्त हुए। आप बतला सकते हैं कि पीले या हरे रंग तथा गोल झुर्रीदार आकृति में कौन प्रभावी होगा? पीला हरे रंग के ऊपर एवं गोल आकृति झुर्रीदार के ऊपर प्रभावी है। यही निष्कर्ष जब पीले एवं हरे गोल और झुर्रीदार के बीच वाले पौधों के बीच एक संकरण अलग अलग किया गया तो इनके परिणामों से भी निकलता है। जीनोटाइप प्रतीक Y प्रभावी कैपिटल Y प्रभावी पीले बीज वर्ण तथा स्मॉल y अप्रभावी हरे बीज वर्ण के लिए और कैपिटल R गोल बीज और स्मॉल r झुर्रीदार वाले बीज के लिए प्रयोग करें तो जनकों के जीनोटाइप इस प्रकार लिखे जा सकते हैं कि RRYY और स्मॉल r कैपिटल में होंगे सब RRYY और स्मॉल में होंगे RRYY। इनके क्रॉस को चित्र 4.7 की बातें लिखा जा सकता है जिसमें जनक पौधों के जीनोटाइप दर्शाए गए हैं। निषेचन होने पर युग्मक कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल y मिल सकते हैं। F1 संकर कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y को उत्पन्न करते हैं। जब मेंडल ने इस F1 पौधों को स्वयं संकरित किया तो पाया कि F2 के 3/4 पौधों के बीच पीले और 1/4 के हरे थे। पीला और हरा रंग 3/1 के अनुपात में भी संयोजित हुआ। इसी प्रकार गोल और झुर्रीदार बीज की प्रकृति भी 3/1 अनुपात में भी संयोजित हुई। एकल संकरण क्रॉस की तरह। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। द्विसंकर क्रॉसों में फिनोटाइप गोल पीला झुर्रीदार हरा गोल हरा और झुर्रीदार 9:3:3:1 के अनुपात में प्रकट हुआ। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए कई लक्षण युग्मों में ऐसा ही अनुपात देखा गया। 9:3:3:1 के अनुपात को 3 पीला 1 हरा 3 गोल और 1 झुर्रीदार संयोजन श्रेणी के रूप में व्युत्पन्न किया जा सकता है। इस व्युत्पन्न को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि 3 गोल 1 झुर्रीदार 3 पीले 1 हरा 9 गोल और पीले और 3 झुर्रीदार पीले 3 गोल हरे और 1 झुर्रीदार हरे। द्विसंकर क्रॉसों के प्रेक्षणों पर आधारित मेंडल ने एक दूसरा नियम सामान्य नियम प्रस्तावित किया जिसे मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा जाता है। यह नियम कहता है कि जब किसी संकर के लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण वीय संयोजन दूसरे जोड़े से स्वतंत्र होता है। कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y पौधों में अर्धसूत्रण कोशिका विभाजन स्वरूप अंड और पराग उत्पादन के समय जीन के 2 जोड़ी के स्वतंत्र वीय संयोजन को समझने के लिए पुनेट वर्ग का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। जीन की एक जोड़ी कैपिटल R और स्मॉल r वी संयोजन पर विचार करें तो 50% युग्मकों में जीन कैपिटल R विद्यमान है और 50% में स्मॉल r। इनमें R कैपिटल R तथा स्मॉल r होने के साथ साथ कैपिटल Y और स्मॉल y भी है। कैपिटल Y और स्मॉल y का वी संयोजन भी कैपिटल R स्मॉल r के समान है। याद रखने लायक महत्वपूर्ण बात यह है कि 50% कैपिटल R और 50% स्मॉल r का वी संयोजन 50% कैपिटल Y और 50% स्मॉल y के वी संयोजन से स्वतंत्र है। अतः एक कैपिटल R धारी युग्मकों के 50% में और कैपिटल Y और दूसरे 50% में स्मॉल y। इसी प्रकार स्मॉल r धारी युग्मकों में 50% कैपिटल Y तथा शेष 50% स्मॉल y है। अतः युग्मकों के 4 जीनोटाइप बन जाते हैं। 4 प्रकार के पराग और 4 प्रकार के अंड। ये 4 प्रकार होते हैं कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, जिनमें प्रत्येक की संख्या कुल युग्मकों की 25% अर्थात 1/4। जब पुनेट वर्ग के 2 पार्श्वखंडों में अंड और पराग लिखेंगे तो उन युग्मनों के संगठन का पता करना आसान होगा जिसमें F2 पौधे उत्पन्न होते हैं। यद्यपि पुनेट आरेख में 16 वर्ग है किंतु इनके कितने जीनोटाइप और फिनोटाइप होंगे इसे दिए हुए फॉर्मेट से ज्ञात करें। क्या पुनेट वर्ग के प्रयोग के आंकड़े से आप F2 अवस्था के जीनोटाइप का पता कर इसी फॉर्मेट में भर सकते हैं? क्या जीनोटाइप अनुपात भी 9:3:3:1 ही है? इट्स वेरी डिफिकल्ट चैप्टर। बार कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया। वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत। लक्षणों की वंशागति पर किया गया कार्य 1865 में प्रकाशित हो चुका था, परंतु कई कारणों से 1900 तक यह कार्य अज्ञात ही रहा। एक तो आज की तरह उन दिनों से संचार की सुविधाएं अच्छी नहीं थी जिससे कार्य को प्रचार मिलता। दूसरे, जीन के लिए एक संकल्पना की कि वे लक्षणों के नियंत्रक की स्थायी एवं विविक्त इकाइयों के रूप में है तथा इनका नियंत्रक की संकल्पना अर्थात ऐसे अलील जो एक दूसरे के साथ सम्मिश्रण नहीं होता, मेंडल के समकालीन वैज्ञानिकों को रास नहीं आई क्योंकि ये लोग प्रकृति की विविधता के आभासी सतत रूप से ही परिचित थे। तीसरे, उस समय के जीव विज्ञानियों को मेंडल या जैव घटना का स्पष्टीकरण
वर्गीकरण के लिए अपनाया गया गणित आधारित रास्ता बिल्कुल नया और कई जैव वैज्ञानिकों द्वारा अस्वीकार्य था। अंत में भले ही मेंडल का कार्य इंगित करता है कि कारक विविक्त इकाइयां हैं, फिर भी वह इनकी उपस्थिति का भौतिक प्रमाण नहीं दे पाया, न यह बता सका कि वे किस पदार्थ की बनी होती है। 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने ड्रीवरिच, कॉरेंस और वॉन शेरमार्क ने स्वतंत्र रूप से लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की। इस समय सूक्ष्मदर्शन की तकनीक में प्रगति भी होती जा रही थी और वैज्ञानिक सावधानी से कोशिका विभाजन देखने में समर्थ हो चुके थे। कोशिका केंद्रक में एक संरचना की खोज हो चुकी थी जो कोशिका विभाजन के पहले द्विगुणित एवं विभाजित भी हो जाता था। इनको क्रोमोसोम रंग जाने के गुण के कारण रंगीन काय कहा गया। 1902 तक अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गति का ज्ञात हो चुका था। वाल्टर सटन और थियोडोर बॉवेरी ने देखा कि क्रोमोसोम का व्यवहार भी जीन जैसा ही है। इन्होंने मेंडल के नियमों को क्रोमोसोम की गतिविधि द्वारा समझाया। कोशिका विभाजन की समसूत्रण एवं अधिसूत्रण विधियों में गुणसूत्रों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए इसे समझा जा सकता है। जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म के रूप में पाए जाते हैं तथा एक एलील के दोनों जीनों में समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर विद्यमान होते हैं। क्रोमोसोम और जीन के बीच में जो तुलना है वो आप पढ़ सकते हैं कि क्रोमोसोम और जीन जोड़ों में होते हैं। युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार भी संयोजित होते हैं कि एक युग्मक जोड़ों में से केवल एक ही जा सकता है। युग्मक जनन के दौरान भी संयोजित होते हैं और जोड़े में से केवल एक युग्मक को प्राप्त करता है। अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र भी संयोजित होते हैं, एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र भी संयोजित होता है। क्या आप बता सकते हैं कि इन दो स्तंभों ए और बी में कौन सा क्रोमोसोम का और कौन सा जीन का प्रतिनिधित्व करता है? यह निर्णय आपने कैसे लिया? आपको ये सारणी में आपको बताना है कि ए और बी कौन सा क्रोमोसोम है और कौन सा जीन है। आप ही सोचिए। अर्धसूत्रण फर्स्ट की पश्चावस्था में क्रोमोसोम के दो जोड़े मेटाफेज पट्टिका पर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध हो सकते हैं। इसे समझने के लिए दाएं और बाएं स्तंभों के 4 अलग अलग रंगों के क्रोमोसोम की तुलना करिए। बाएं स्तंभ में नारंगी और हरे एक साथ विसंयोजित हुए, किंतु दाहिने स्तंभ में नारंगी क्रोमोसोम लाल क्रोमोसोम के साथ विसंयोजित हुए। ये डायग्राम से आप इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। सटन और बॉवेरी ने तर्क को प्रस्तुत किया और क्रोमोसोम युक्त जोड़ा बन जाना या अलग होना अपने में ले जाए जा रहे कारकों के विसंयोजन का कारण बनेगा। सटन ने क्रोमोसोम के विसंयोजन के ज्ञान को मेंडल के सिद्धांतों के साथ जोड़कर वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस विचार के विश्लेषणों का अनुपालन करते हुए थॉमस हंट, मॉर्गन तथा उनके साथियों ने वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत प्रयोगात्मक सत्यापन किए और यौन जनन उत्पाद विभेदन के लिए खोज के आधार की नींव डाली। मॉर्गन ने फल मक्खियों पर काम किया जो ऐसे अध्ययनों के लिए उपयुक्त। फल मक्खी कौन सी? ड्रोसोफिला मेलनोगास्टर। नीट में बहुत बार सवाल आया है। जो ऐसे अध्ययन के लिए उपयुक्त पाई गई। इसके प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यमों पर रखा जा सकता था। ये अपना पूरा जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूरा कर लेती है। इसमें एकल महत्वपूर्ण से विशाल संख्या में संतति मक्खियों का उत्पादन संभव था। साथ ही लिंगों का विभेदन स्पष्ट था। नर और मादा की आसानी से पहचान की जा सकती थी। साथ ही इसमें आनुवांशिक विविधता और अनेक प्रकार थे जो कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते थे। सहलग्नता और पुनर्योजन। लिंग संलग्न जीनों के अध्ययन हेतु मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में कई द्विसंकर क्रॉस किए। ये मेंडल द्वारा मटर में किए गए द्विसंकर क्रॉसों के समान थे। उदाहरण के लिए मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मक्खियों का संकरण पूरे भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों के साथ किया और F1 संततियों को आपस में क्रॉस करवाया। उसने देखा कि ये दो जोड़ी जीन एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित नहीं हुई और F2 का अनुपात 9:3:3 अनुपात से काफ़ी भिन्न मिला। मॉर्गन तथा उसके सहयोगी ये जानते थे कि जीन क्रोमोसोम में स्थित हैं। उन्होंने शीघ्र ही यह भी जान लिया कि जब द्विसंकर क्रॉस में दो जोड़ी जीन एक ही क्रोमोसोम में स्थित हैं तो जनकीय जीन संयोजनों का अनुपात अजनकीय प्रकार से काफ़ी ऊंचा रहता है। मॉर्गन ने इसका कारण दो जीनों का भौतिक संयोग से जुड़ा होना बतलाया। मॉर्गन ने इस घटना के लिए सहलग्नता शब्द दिया जो एक ही क्रोमोसोम के जीन जोड़ियों के साथ होने का द्योतन करता है। साथ ही अजनकीय जीन संयोजनों के उत्पादन को पुनर्योजन कहा गया। मॉर्गन तथा उसके दल ने भी यह पता लगा लिया कि एक ही क्रोमोसोम में स्थित होने पर भी कुछ जीन जोड़ी में अधिक सहलग्नता थी परंतु कुछ में बहुत कम थी। उदाहरण के लिए उसने पाया कि श्वेत और पीली जीन जोड़ी में सहलग्नता अधिक थी और पुनर्योजन 1.3% था, जबकि श्वेत और लघुपंख जीन का पुनर्योजन 37.2% था, अर्थात इसमें सहलग्नता कम थी। मॉर्गन के शिष्य अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट ने एक ही क्रोमोसोम के जीन युग्मकों की पुनर्योजन आवृत्ति को जीनों के बीच की दूरी का माप मानकर क्रोमोसोम में इसकी स्थिति के चित्र यानी कि रिकॉम्बिनेशन मैप बना दिए। आजकल पूरे जीनोम के अनुक्रम के निर्धारण में आनुवंशिक नक्शे बहुत अधिक काम में लाए जा रहे हैं। ऐसा बाद में मानव जीनोम अनुक्रमण परियोजना में वर्णित किया गया। अब हम पढ़ेंगे बहुजीनी वंशागति। मेंडल के अध्ययन में मुख्यतः उन विशेषकों का वर्णन किया गया जिनके स्पष्ट विकल्पी रूप होते हैं, जैसे कि पुष्प का रंग या तो बैंगनी या श्वेत। परंतु यदि आप अपने आसपास चारों ओर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसे अनेक लक्षण हैं जो उतने स्पष्ट नहीं हैं तथा प्रवणता में फैले हुए हैं। उदाहरण, मनुष्यों में हमें केवल लंबे अथवा बौने लोगों के दो विभक्त स्पष्ट विलगित दृष्टिगत नहीं होते, परंतु हमें ऊंचाई के सभी संभावित परास मिलते हैं। इसके विशेषक सामान्यतः 3 अथवा अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित करते हैं, अतः इन्हें बहुजीनी लक्षण कहते हैं। अनेकों जीनों के शामिल होने के अतिरिक्त बहुजीनी वंशागति में पर्यावरण के
के प्रभाव को भी परखा जाता है। मानव त्वचा रंग इसका एक अन्य उदाहरण है। बहुजनी विशेषक में फिनोटाइप में प्रत्येक अलील का अपना योगदान होता है, अर्थात प्रत्येक अलील का प्रभाव योज्य होता है। इसे भलीभांति समझने के लिए आइए कल्पना करें कि 3 जीन A, B, C मनुष्यों में त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी हैं। प्रभावी स्वरूप अलील A, B, C त्वचा के गहरे रंग का नियमन करते हैं तथा अप्रभावी कारक A, B तथा C त्वचा के रंग उजले रंग के लिए उत्तरदायी हैं। सभी प्रभावी अलील के जीनोटाइप का रंग सबसे गहरा होगा और अप्रभावी का जीनोटाइप का त्वचा का रंग सबसे हल्का होगा, जैसे कि अपेक्षित है। 3 प्रभावी अलील तथा 3 अप्रभावी अलील वाले जीनोटाइप की त्वचा का रंग इनके मध्यवर्ती होगा। इस प्रकार जीनोटाइप में प्रत्येक प्रकार के अलील की उपस्थिति उस व्यक्ति की त्वचा के गहरे अथवा हल्के रंग की निर्धारण करेगी। बहुत ही बड़ा चैप्टर है ये, फिर भी चलो करते हैं हम एक ही सेशन में इसको कंप्लीट। बहुप्रभाविता। हमने अब तक एक दृश्य प्रारूप अथवा अभिलक्षण के प्रभाव के विषय में ही जाना है, परंतु ऐसे भी दृष्टांत हैं जहां एकल जीन अनेक दृश्य प्रारूप लक्षणों को प्रकट कर सकता है। ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं। अधिकतर मामलों में बहुप्रभाविता का मुख्य कारण एक जीन का उपापचयी परिपथ पर प्रभाव है, जिससे विभिन्न दृश्य प्रारूप लक्षण उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में होने वाली फेनिलकीटामे व्याधि नामक इसका एक उदाहरण है। यह रोग फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम के लिए उत्तरदायी जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। यह अनेक दृश्य प्रारूपिक लक्षणों के मानसिक मंदन, बालों के कम होने तथा त्वचीय रंजन द्वारा अभिव्यक्त होता है। लिंग निर्धारण की क्रियाविधि आनुवांशिक विज्ञानियों के लिए हमेशा एक पहेली ही बनी रही है। आनुवांशिक क्रोमोसोम के द्वारा लिंग निर्धारण के प्रायोगिक संकेत बहुत पूर्व कीटों पर किए गए प्रयोगों से प्राप्त हुआ। वास्तव में कीटों पर अनेक कोशिकीय प्रेक्षण ने लिंग निर्धारण के आनुवांशिक आधार की संकल्पना की और इंगित किया है। किंग ने 1819 में कुछ कीटों के शुक्र जनन की विभिन्न अवस्थाओं में एक विशेष केंद्र की संरचना का पता लगाया। उन्होंने यह भी देखा कि 50% शुक्राणु में शुक्र जनन के बाद यह संरचना देखी जाती है, जबकि 50% में नहीं देखी जाती। हैंकिंग ने इस संरचना को एक्स काय नाम दिया, लेकिन इसके महत्व को वे समझा नहीं पाए। अन्य वैज्ञानिकों ने अगले शोध कार्यों से निष्कर्ष निकाला कि हैंकिंग का एक्स काय वास्तव में क्रोमोसोम ही था, इसलिए इसे एक्स क्रोमोसोम कहा गया। यह भी देखा गया कि बहुत से कीटों में लिंग निर्धारण की क्रिया को एक्स ओ प्रकार की होती है, अर्थात सभी अंडों में अन्य क्रोमोसोम के अलावा एक अतिरिक्त क्रोमोसोम भी होता है। दूसरी ओर कुछ शुक्राणुओं में यह एक्स क्रोमोसोम होता है, कुछ में नहीं। एक्स क्रोमोसोम सहित शुक्राणु द्वारा निषेचित अंडे मादा बन जाते हैं और जो एक्स क्रोमोसोम सहित शुक्राणु से निषेचित होते हैं वे नर बनते हैं। क्या आप सोचते हैं कि नर और मादा दोनों की क्रोमोसोम संख्या बराबर है? इसे एक्स क्रोमोसोम की लिंग निर्धारण में भूमिका होने से इसे लिंग क्रोमोसोम नाम दिया जाता है और शेष क्रोमोसोमों को अलिंग क्रोमोसोम ऑटोसोम नाम दिया गया। टीटा एक्सो प्रकार की लिंग निर्धारण का एक उदाहरण है। इसमें नर में अलिंग क्रोमोसोम के अतिरिक्त केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, जबकि मादा में एक्स क्रोमोसोम का एक पूरा जोड़ा होता है। इन लक्षणों की प्रेरणा से लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझने के लिए अन्य जातियों में भी अन्वेषण प्रेरित करते हैं। कई अन्य कीटों से मानव समेत स्तनधारियों में XY प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है, जहां नर और मादा दोनों में क्रोमोसोम संख्या समान होती है। नर में क्रोमोसोम तो एक्स होता है, पर उसका जोड़ीदार स्पष्ट छोटा होता है और वाई क्रोमोसोम कहलाता है। अलिंग सूत्रों की संख्या नर और मादा में बराबर होती है। दूसरे शब्दों में नर में अलिंग सूत्र के साथ XY और मादा में अलिंग सूत्र के साथ XX। उदाहरण मानव तथा ड्रोसोफिला में नर में अलिंग क्रोमोसोम के अलावा एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है, जबकि मादा में अलिंग क्रोमोसोम के अलावा एक X क्रोमोसोम का होना है। ऊपर के विवरण में आपने 2 प्रकार के लिंग निर्धारण XO और XY का विषय में पढ़ा है। दोनों ही में नर 2 प्रकार की युग्मक पैदा करते हैं, या तो एक्स क्रोमोसोम सहित या फिर रहित। कुछ युग्मक में एक्स क्रोमोसोम और कुछ में वाई क्रोमोसोम। इस प्रकार की लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को नर विषम युग्मता कहते हैं। कुछ अन्य जीवों जैसे पक्षियों में दूसरे प्रकार की लिंग निर्धारण क्रियाविधि देखी जाती है। इस विधि में क्रोमोसोम की कुल संख्या नर और मादा में दोनों में समान होती है, किंतु मादा द्वारा लिंग क्रोमोसोम के लिहाज से 2 भिन्न प्रकार के युग्मकों का उत्पादन अर्थात मादा विषम युग्मता पाई जाती है। पूर्व वर्णित लिंग निर्धारण से भिन्न प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षियों के लिंग क्रोमोसोमों को Z और W क्रोमोसोम कह दिया जाता है। इस जीवों में मादा से एक Z और एक W क्रोमोसोम होता है, जबकि नर में अलिंग सूत्रों के अलावा Z क्रोमोसोम का एक जोड़ा होता है। मानव में लिंग निर्धारण, जैसा कि आप पहले समझाया जा चुका है कि मानव का लिंग निर्धारण XY प्रकार का होता है। कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम में से 22 जोड़े नर और मादा में बिल्कुल एक जैसे होते हैं और इन्हें अलिंग क्रोमोसोम कहते हैं। मादा में X क्रोमोसोम का एक जोड़ा भी होता है और नर में X के अतिरिक्त एक क्रोमोसोम Y होता है, जो नर लक्षण का निर्धारक होता है। नर में शुक्र जनन के समय 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। कुल उत्पन्न शुक्राणु संख्या का 50% X और 50% Y युक्त होता है। इनके साथ अलिंग क्रोमोसोम तो होते ही हैं। मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं, जिन्हें X क्रोमोसोम कहते हैं। अंडाणु के X या Y धारी क्रोमोसोम से निषेचित होने की प्रायिकता बार बार रहती है। यदि अंडाणु का निषेचन X धारी शुक्राणु से हो गया तो युग्मनज मादा
एक्सेस होगी और इसके विपरीत वाई से हुआ तो शुक्राणु से निषेचन होने पर नर संतति जन्म लेती है। स्पष्ट है कि शुक्राणु की आनुवांशिक संरचना ही शिशु के लिंग का निर्धारण करती है। साथ ही यह भी साफ है कि प्रत्येक गर्भावस्था में शिशु के बालक या बालिका होने की प्रायिकता 50% रहती है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि समाज लड़की पैदा करने के लिए माता को ही दोष देता है। इस गलत धारणा के साथ उनके साथ अनेक दुर्व्यवहार भी होते हैं। पक्षों में लिंग निर्धारण की विधि भिन्न प्रकार की क्यों? चूजों की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार कौन है, शुक्राणु या अंड? मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण उस मधु द्वारा क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है। एक शुक्राणु एवं अंड के युग्मन से उत्पन्न संतति एक मादा में विकसित होती है तथा एक अनिषेचित अंड अनिषेक जनन द्वारा नर भ्रूण में विकसित होता है। इसका अर्थ है कि नर में क्रोमोसोम की संख्या मादा मधुप की अपेक्षा आधी होती है। मादा मधुप द्विगुणित होती है जिसमें 32 क्रोमोसोम होते हैं तथा पुंमंडूप अगुणित अर्थात 16 क्रोमोसोम से युक्त होता है। इसे अगुणित द्विगुणिता लिंग निर्धारण प्रणाली कहते हैं तथा इसके विशिष्ट अभिलक्षण होते हैं, जैसे कि नर समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु उत्पादित करते हैं, उसके पिता नहीं होते, उनके पुत्र नहीं हो सकते, उनके पिता नहीं होते अतः उनके पुत्र नहीं हो सकते, परंतु उनके दादा होते हैं तथा पोते हो सकते हैं। इसमें नीट में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि पुत्र नहीं होते, पिता नहीं होते, परंतु दादा होते हैं और उनके पोते होते हैं। उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। इसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप और फिनोटाइप के परिवर्तन आ जाता है। पुनर्योजन के अतिरिक्त उत्परिवर्तन एक दूसरी क्रिया है जो डीएनए में विविधता लाती है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि प्रत्येक क्रोमेटिड में एक सिरे से दूसरे सिरे तक अतिकुंडित रूप में एक डीएनए का कुंडल विद्यमान रहता है। अतः एक डीएनए खंड की कमी या बढ़त क्रोमोसोमों में बदलाव ला देते हैं। क्योंकि जीन क्रोमोसोम में स्थित मानी जाती है, इसलिए क्रोमोसोमों के रूपांतर असामान्यताओं तथा विप्तनों को जन्म देते हैं। ऐसे क्रोमोसोमनीय विप्तन कैंसर कोशिकाओं में सामान्यतः देखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त डीएनए के एकल क्षार युग्म के परिवर्तन भी उत्परिवर्तन को जन्म कर देता है। इसे बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार के उत्परिवर्तन का जाना माना उदाहरण दात्र कोशिका अरक्तता है। डीएनए के क्षार युग्मों को बढ़ने घटने से फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन होता है। इस स्तर पर उत्परिवर्तन की क्रियाविधि की चर्चा जो है वो विषय के परास के बाहर है। उत्परिवर्तनों का जन्म अनेक रासायनिक और भौतिक कारकों द्वारा होता है। इन्हें उत्परिवर्तजन नाम दिया गया है। पराबैंगनी विकिरण जीवों में उत्परिवर्तन पैदा कर देती है। ये उत्परिवर्तनजन ही है। आनुवांशिक विकार, वंशावली विश्लेषण। मानव समाज में वंशागत विकारों की बातें पुराने समय से चली आ रही है। इसका आधार है कुछ परिवारों में विशेष लक्षणों के वंशबद्ध रहने की अवधारणा। मेंडल के कार्यों की पुनः खोज के बाद मानव के लक्षणों प्रतिरूप की वंशागति के विश्लेषण की बात प्रारंभ हुई। यह स्पष्ट है कि मटर के पौधे और अन्य जीवों में किए गए तुलनात्मक संकर प्रयोग मानव में संभव नहीं है। इसलिए यही सविकल्प रह जाता है कि विशेष लक्षण की वंशागति के संबंध में वंश के इतिहास का अध्ययन किया जाए। कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के ऐसे विश्लेषण को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में वंश वृक्ष में एक विशेष लक्षण का पीढ़ी दर पीढ़ी विश्लेषण किया जाता है। मानव आनुवांशिकी में वंशावली अध्ययन एक महत्वपूर्ण उपकरण होता है जिसका उपयोग विशेष लक्षण, असामान्यता या रोग का पता लगाने में किया जाता है। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण मानक प्रतीकों को चित्र 4.14 में दर्शाया गया है। जैसे कि आप इस अध्याय में पढ़ चुके हैं कि किसी जीव का प्रत्येक लक्षण क्रोमोसोम में विद्यमान डीएनए पर स्थित जीन में निहित है। डीएनए ही आनुवांशिक सूचना का वाहक है। यह बिना किसी परिवर्तन के एक से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। हाँ, यदा कदा परिवर्तन रूपांतरण भी होते रहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन या रूपांतरण को उत्परिवर्तन कहा जाता है। मानव में कई विकार ऐसे पाए गए जिनका संबंध क्रोमोसोम या जीन के परिवर्तन रूपांतरण से जोड़ा जाता है। मेंडलीय विकार, मोटे तौर पर विकारों को दो श्रेणियों में रखा जाता है, मेंडलीय विकार और क्रोमोसोम विकार। मेंडलीय विकार होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन से मुख्यतः निर्धारित हो जाते हैं। ये विकार उस विधि से संतति में पहुंचते हैं जिनका अध्ययन वंशागति के सिद्धांतों के साथ किया जा चुका है। इस प्रकार के मेंडलीय विकारों की वंशागति के उदाहरण को किसी परिवार में वंशावली विश्लेषण द्वारा खोजा जा सकता है। मेंडलीय विकारों के सर्वविदित उदाहरण हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, दात्र कोशिका अरक्तता, वर्णाधार, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया और थैलीसीमिया है। यहाँ यह भी बताना महत्वपूर्ण है कि मेंडलीय विकार प्रभावी अथवा अप्रभावी हो सकते हैं। साथ ही जैसा कि हीमोफीलिया में होता है, यह लक्षण लिंग क्रोमोसोम आधारित भी हो सकता है। यह सुस्पष्ट है कि एक्स लग्न अप्रभावी लक्षण वाहक मादा से नर संतति को प्राप्त होता है। इस वंशावली का नमूना चित्र 4.14 पर प्रस्तुत है जिसमें प्रभावी और प्रभावी लक्षण दिखाए गए हैं। अपने अध्यापक से चर्चा करें और अलिंग तथा लिंग क्रोमोसोम से लग्न लक्षणों वाला वंशावली नक्शा बनाएं। हीमोफीलिया, इस लिंग संलग्न रोग का व्यापक अध्ययन हो चुका है। इसमें
प्रभाव रहित वाहक नाड़ी से नर संतति को रोग का संचार होता है। इस रोग में रुधिर के थक्का बनने के संबंध एकल प्रोटीन प्रभावित रहता है। ये एकल प्रोटीन एक प्रोटीन श्रृंखला का अंश मात्र होता है। इसके कारण आहत व्यक्ति के शरीर की एक छोटी सी चोट लगने पर रुधिर का निकलना बंद नहीं होता है। विषम युग्मनजी नाड़ी से यह रोग पुत्रों में जाता है। नाड़ी को रोगग्रस्त होने की संभावना विरल होती है क्योंकि इस प्रकार की नाड़ी की माता को कम से कम वाहक और पिता को हीमोफीलिया से ग्रस्त होना आवश्यक है, जो अधिक वय तक जीवित नहीं रह पाता। महारानी विक्टोरिया की वंशावली में अनेक हीमोफीलिया ग्रस्त वंशज थे, जो रानी स्वयं रोग का वाहक थी। वर्णांधता यह लिंग संलग्न अप्रभावी विकार है। यह विकार लाल अथवा हरे वर्ण संवेदी शंकु के त्रुटिपूर्ण होने के कारण होता है। परिणामतः व्यक्ति लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाता। यह विकार एक्स क्रोमोसोम पर स्थित कुछ जीनों में उत्परिवर्तन के कारण आता है। यह लगभग 8% पुष्पों और 0.4% नारियों में यह विकार पाया जाता है। इसका कारण है लाल हरी वर्णांधता के लिए उत्तरदायी जीनों का एक्स क्रोमोसोम पर उपस्थित होना। नर की कोशिकाओं में केवल एक एक्स क्रोमोसोम परंतु नारियों में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। किसी एक जीन की वाहक नारी के पुत्र के वर्णांध होने की संभावना 50% है, क्योंकि एक्स संलग्न जीन अप्रभावी है। अतः विषम युग्मनज जननी स्वयं वर्णांध होती है। इसका अर्थ यह है कि इसका प्रभाव दूसरे विकल्पी अलील के प्रभावी होने के कारण निरुद्ध हो जाता है। पुत्री सामान्यतः वर्णांध नहीं होगी जब तक कि माँ वाहक या पिता वर्णांध न हो। दात्र कोशिकारक्तता, सिकल सेल एनीमिया ये अलिंग क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण है, जो जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जब दोनों जनकों जीन के वाहक हों। इस रोग का नियंत्रण अलील का एकल जोड़ा HBA-HBS करता है। रोग का लक्षण 3 संभव जीनोटाइपों में से केवल HBS वाले समयुग्मक के व्यक्ति को दर्शित करता है। विषम युग्मक की HBA-HBS व्यक्ति रोग मुक्त होता है, परंतु वे रोग के वाहक होते हैं। उत्परिवर्तित जीन की संतति में पहुंचने की संभावना 50% होती है। इस विकार का कारण हीमोग्लोबिन अणु की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला की छठी स्थिति में एक अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल का वैलिन द्वारा प्रतिस्थापन होना है। ग्लोबिन प्रोटीनों में अमीनो अम्ल का यह प्रतिस्थापन बीटा ग्लोबिन जीन के छठे कोडोन में GAG का GUG में प्रतिस्थापन के कारण होता है। निम्न ऑक्सीजन तनाव में उत्परिवर्तन हीमोग्लोबिन अणु में बहुलकीकरण होता है, जिसके कारण RBC का आकार द्विअवतल बिंब से बदलकर दात्राकार हो जाता है, यानी कि हंसिए के जैसा। फिनाइल कीटोनूरिया यह जन्मजात उपापचयी त्रुटि भी अलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण की भांति वंशागति प्रदर्शित करती है। रोगी व्यक्ति में फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल को टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदल देती है और एक एंजाइम की कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप फिनाइल एलेनिन एकत्रित हो जाता है और फिनाइल पायरुविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्नों में बदल जाता है। इसके एकत्रीकरण से मानसिक दुर्बलता आ जाती है और वृक्क द्वारा कम अवशोषित हो सकने के कारण इसका मूत्र के साथ उत्सर्जन होता है। थैलीसीमिया यह भी एक अलिंग क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी जीन रक्त विकार है, जो जनकों से संतति को वंशानुगत प्राप्त होता है, जबकि जनक युगल के दोनों सदस्य अप्रभावी जीन के वाहक होने के कारण अप्रभावित रहते हैं। यह विकार या तो उत्परिवर्तन या फिर विलोपन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन बनने वाले ग्लोबिन की किसी एक श्रृंखला अल्फा या बीटा के संश्लेषण दर में कमी आ जाती है। परिणाम स्वरूप विकृत हीमोग्लोबिन का संश्लेषण होता है तथा एनीमिया हो जाता है, जो इस रोग का विलक्षण है। थैलीसीमिया रोग का वर्गीकरण इस आधार पर किया जाता है कि हीमोग्लोबिन अणु की कौन सी श्रृंखला प्रभावित हुई है। अल्फा थैलीसीमिया में अल्फा ग्लोबिन श्रृंखला का उत्पादन प्रभावित करती है, जबकि बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में का प्रभावन करती है। अल्फा थैलीसीमिया रोग का नियंत्रण प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम 16 पर 2 सन्निकट लग्न जीन HBA फर्स्ट और HBA सेकंड द्वारा नियंत्रित होती है तथा ये 4 विकल्पी एलील में से किसी एक अथवा अधिक जीनों के उत्परिवर्तन अथवा विलोपन के कारण अभिलक्षित होती है। जितने अधिक जीन प्रभावित होंगे उतनी ही कम मात्रा में अल्फा ग्लोबिन संश्लेषित होगा, जबकि बीटा थैलीसीमिया प्रत्येक जनक के क्रोमोसोम 11 पर स्थित एकल जीन द्वारा नियंत्रित होता है। यह रोग एक अथवा दोनों जीनों के उत्परिवर्तन के कारण होता है। थैलीसीमिया विकार दात्र कोशिकता रक्तता एनीमिया रोग से इस रूप में भिन्न है कि पहले वाला रोग एक परिणात्मक समस्या है, जिसमें ग्लोबिन अणु अत्यल्प मात्रा में संश्लेषित होते हैं, जबकि दूसरा विकृत ग्लोबिन संश्लेषण की गुणात्मक समस्या है। बस चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला है, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। क्रोमोसोमीय विकार दूसरी तरफ एक या अधिक क्रोमोसोम की क्रोमोसोम की अनुपस्थिति, अधिकता या असामान्य विकास क्रोमोसोमीय विकारों के कारण होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटेड विसंयोजनों की अनुपस्थिति के कारण एक क्रोमोसोम की अधिकता या हानि हो जाती है। इसे असुगुणिता कहते हैं। जैसे 21वें गुणसूत्र की एक प्रति अधिकता से डाउन सिंड्रोम हो जाता है, इसी प्रकार एक्स गुणसूत्र की हानि से नारियों में टर्नर सिंड्रोम होता है। कोशिका द्रव्य विभाजन न होने के कारण क्रोमोसोम का एक पूरा समुच्चय अधिक हो जाता है, जिसे बहुगुणिता कहते हैं। यह अवस्था प्राय पौधों में पाई जाती है। मानव में क्रोमोसोम की कुल संख्या 46 जो 23 जोड़े होते हैं। इसमें 22 जोड़े अलिंग गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्रों का होता है। कभी कभी विरले ही सही व्यक्तियों में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा शामिल हो जाता है कि कभी एक जोड़े क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। इन स्थितियों को क्रमशः क्रोमोसोम की द्विसूत्री विभाजन या द्विन्यूनसूत्री नलसोमी कहा जाता है। ऐसी स्थिति
के प्रभाव से व्यक्ति में गंभीर रोग हो जाता है। क्रोमोसोम विकार का उदाहरण डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम इस आनुवंशिक विकार का कारण 21वें क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रति का आ जाना है। इसे त्रिसूत्रता भी कहते हैं। इस विकार को सर्वप्रथम लैंगडन डाउन ने 1886 में खोजा। रोगी व्यक्ति छोटे कद और छोटे गोल सिर का होता है, जीभ में खांच होती है और मुंह आंशिक रूप से खुला रहता है। चौड़ी हथेली अभिलाक्षणिक पॉल्म कीज होती है। शारीरिक मन प्रेरक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इस आनुवंशिक विकार का कारण एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि है, जिसके कारण केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति समग्र रूप से पूर्ण प्रदान होते हैं, किंतु मादा लक्षण भी व्यक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बांझ होते हैं। टर्नर सिंड्रोम इस विकार का कारण एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है, अर्थात 45 क्रोमोसोम की स्थिति। ऐसी नारी जो है बांझ होती है, क्योंकि अंडाशय अल्पवर्धित होते हैं और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी समरी भी बहुत बड़ी है, बट फिर भी हम रीड कर लेते हैं, बिकॉज इतनी मेहनत से चैप्टर कंप्लीट किया है तो समरी तो हम इसे नहीं छोड़ सकते, बिकॉज नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए समरी भी रीड कर लेते हैं। आनुवंशिक विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो वंशागति के व्यवहार और सिद्धांतों का अध्ययन करती है। यह तथ्य की संतति अपने जनकों से आकृतिक और शरीर क्रियात्मक लक्षणों से मिलती जुलती है, अनेक जीव विज्ञानियों का ध्यान उत्कृष्ट करता रहा। इस घटना का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम वैज्ञानिक मेंडल था। मटर के पौधों में विपरीत लक्षणों की वंशागति के प्रतिरूपों का अध्ययन करते हुए मेंडल ने उस सिद्धांतों का प्रस्तावित किया जो आज के वंशागति के मेंडल के नियम से जाने जाते हैं। उसने प्रस्ताव किया कि लक्षणों के नियामक कारक जोड़े में पाए जाते हैं, जिन्हें एलील कहा गया। उसने देखा कि संतति में लक्षणों की अभिव्यक्ति भिन्न प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी तथा अगली पीढ़ियों में एक निश्चित प्रकार से होती है। कुछ लक्षण दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाते हैं। प्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति तभी होती है जब कारक विषम युग्मजीय अवस्था में विद्यमान रहते हैं। अप्रभावी लक्षणों की अभिव्यक्ति केवल समयुग्मनजीय अवस्था में होती है। एक प्रभावी गुण जो विषम युग्मनजीय अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होता है, उसकी समयुग्मनजीय अवस्था में अभिव्यक्ति हो जाती है। अतः युग्मकों के उत्पादन के दौरान लक्षणों का विसंयोजन हो जाता है। सभी लक्षण वास्तविक प्रभाविता नहीं दर्शाते। कुछ लक्षण अपूर्ण प्रभाविता तथा कुछ सहप्रभाविता दिखलाते हैं। जब मेंडल ने 2 जोड़े लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया तो पाया कि कारक स्वतंत्र रूप से अव्यूहित होते हैं और ये सभी संभाव्य विकल्पों के साथ होता है। पुनेट वर्ग नामक वर्ग तालिका में युग्मकों के विभिन्न संयोजन का सैद्धांतिक प्रतिरूपण किया। क्रोमोसोम में स्थित कारक जो लक्षणों का नियमन करते हैं उन्हें जीनोटाइप कहे जाते हैं। शारीरिक रूप से व्यक्त लक्षणों का फिनोटाइप कहा जाता है। जब ये जानकारी प्राप्त होने के बाद जीन क्रोमोसोम में स्थित होते हैं तो मेंडल के नियमों और अर्धसूत्रण के दौरान होने वाली क्रोमोसोम के विसंयोजन और अपव्यूहन के साथ संबंध स्थापित किया जा सका। मेंडल नियमों को विस्तार देकर वंशागति का क्रोमोसोमवाद कहा जाने लगा। बाद में पता चला कि यदि जीन एक क्रोमोसोम में स्थित हो तो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन नियम लागू नहीं होता। ऐसे जीन को सहलग्न कहा गया। आसपास स्थित जीन एक साथ रहकर या अव्यूहित हुई और दूरस्थ जीनों ने पुनः संयोजन होकर स्वतंत्र अपव्यूहन प्रदर्शित किया। सहलग्नता मानचित्र वास्तव में एक क्रोमोसोम में स्थित जीनों के विन्यास से संबद्ध है। अनेक जीन केवल मादा में प्रकट होती हैं और लिंग सहलग्न जीन कहलाती है। 2 लिंगों में क्रोमोसोमों का एक सेट बिल्कुल समान होता है और दूसरा सेट भिन्न होता है, जो कि भिन्न थे। वे लिंग क्रोमोसोम कहलाते हैं। शेष सेट को अलिंग सूत्र ऑटोसोम कहा गया। सामान्य नारी में 22 जोड़े अलिंग क्रोमोसोम और 1 जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम XY होता है। नर में अलिंग गुणसूत्र के 22 जोड़े होते हैं और 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र का XY होता है। नारी में एक्सेस होता है और जो नर होता है उसमें XY होता है। नर कुक्कुट में लिंग सूत्र ZZ तथा मादा में ZW होता है। आनुवंशिक द्रव्य के परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। DNA के एकल शारीरिक युग्म का परिवर्तन बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। दात्र कोशिका रक्तता रोग का कारण हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला का संकेतन करने वाली जीन के एक क्षारक में परिवर्तन है। वंशागत परिवर्तनों का अध्ययन वंश वृक्ष बनाकर किया जा सकता है। कुछ उत्परिवर्तन पूरे क्रोमोसोम समुच्चय के परिवर्तन से बहुगुणिता या अपूर्ण समुच्चय से संबद्ध हो सकता है। आनुवंशिक विकारों के उत्परिवर्तनीय आधार को समझने में इससे सहायता मिलती है। डाउन सिंड्रोम का कारण क्रोमोसोम 21 की त्रिसूत्रता अर्थात एक अतिरिक्त क्रोमोसोम का पाया जाना है, जिसके फलस्वरूप कुल क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम में एक X क्रोमोसोम गायब हो जाता है और लिंक क्रोमोसोम X0 हो जाता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में अवस्था XXY प्रदर्शित होती है। ये केंद्रक प्ररूप प्रोकैरियोटों के अध्ययन से आसानी से समझा जा सकता है। चैप्टर इज कंप्लीट। बहुत ही लंबा चैप्टर था। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड्स, बिकॉज बहुत मेहनत लगी है इस ऑडियो बुक को कंप्लीट करने में। So thanks for watching and bye.